वहीं क्यूबा में वो लड़की पाकिता, जिसने अभी थोड़ी देर पहले एरिक को मार डाला था, अब जंगल के बीचों बीच भाग रही थी। उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने तुरंत फाइल खोली और उसके अंदर रखे डॉक्यूमेंट पर नजर डाली। फाइल में सबसे बाहर एक शब्द लिखा था, गिल रेयर अर्थ। लड़की ने डॉक्यूमेंट को तेजी से पलटा और कुछ तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में क्यूबा के एक माइनिंग साइट का एरियल व्यू था, एक नक्शा जिस पर कुछ मार्क लगाए गए थे और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनमें अजीब सी बातें लिखी थीं, जिनका मतलब पाकिता को पता नहीं था। पर एक शब्द जिसे वो पढ़ सकती थी वो था एक्सोथर्मल गैलेनाइट। उसने फाइल बंद की और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। उसने कुछ देर दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार किया, फिर कुछ सोचकर कहा, मैं आपके अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रही हूँ। दूसरी ओर से एक आवाज आई, मिशन accomplished. Keep the file safe. The world isn't ready to know yet. लड़की मुस्कुराई और अंधेरे में गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ एरिक की लाश के पास उसका पीछा करने वाले लोग अभी भी खड़े थे। उनका लीडर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब क्या करें? फोन के दूसरी तरफ से एक गुस्से से भरी आवाज आई, इससे पहले ये खबर रूस तक पहुंचे, हमें शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना होगा। उसने आसमान की ओर देखा, मानो वहां जवाब छुपा हो। लेकिन वो जानता था कि खेल अब सिर्फ क्यूबा का नहीं रहा, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे गंदा खेल बनने जा रहा था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो के फेवेला स्लम की गलियां तंग, अजीबोगरीब और भीड़ से भरी हुई थीं। ऊंची नीची पहाड़ियों पर बसे इन स्लम को देखकर ही पता चलता था कि ये जगह केओस का एक जीता जागता उदाहरण थी। छोटे छोटे मकान जिनकी दीवारें ईंट, टीन और कहीं कहीं लकड़ी की बनी थीं, सब एक दूसरे से सटे हुए थे। हर ओर बिजली की तारों का जाल फैला हुआ था और गलियों में फैला कचरा, जंग खाए मेटल के टुकड़े बिखरे पड़े थे और दीवारों पर उभरते ग्राफिटी के अजीबोगरीब रंगों ने इस जगह के माहौल को और भी अलग बना दिया था। दिन के समय भी यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा रहता था। लोकल बच्चे खाली कैन से फुटबॉल खेलते नजर आते, औरतें बालकनीज पर बैठकर कपड़े सुखाती और मर्द अक्सर किसी कोने में ग्रुप बनाकर बातें कर रहे होते। ऐसा लगता जैसे सभी कुछ प्लान बना रहे हों। पर आज का दिन अलग था। आसमान पर सूरज ढलने लगा था और एक अजीब सा सन्नाटा इस बार भीड़ भाड़ वाली गलियों में पसर गया था। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। स्लम की सबसे तंग गलियों में से एक गली में 6 लोग एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स उठाकर ले जा रहे थे। बॉक्स इतना बड़ा था कि उसे संभालने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी और 2 लोग सिक्योरिटी के लिए साथ चल रहे थे। बॉक्स पर कई जगह रस्सियां बंधी हुई थीं। उसका वजन इतना भारी था कि उसे उठाते वक्त बार बार उनकी चाल धीमी हो रही थी। इन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी और उनके कपड़े साधारण स्लम के लोगों से अलग थे। ये लोग हल्की जैकेट्स और मोटे बूट्स पहने हुए काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। उनके पास से गुजरते हुए फेवेला के लोग उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो पूछ रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? सभी अपनी अपनी जगह से इन नए लोगों को ऐसे देख रहे थे मानो लड़ने की चुनौती दे रहे हो। चारों ओर से खिड़कियां खुलने लगी और बालकनी से लोग झांकने लगे। कुछ बच्चों ने क्यूरियोसिटी के साथ उनका पीछा शुरू किया, लेकिन साथ चल रहे सुरक्षा गार्ड्स ने अपनी सख्त निगाहों से उन्हें वापस लौटा दिया। इस बॉक्स को ले जाने वाले लोग फेवेला के सबसे बड़े डॉन रोबर्टो सिल्वा के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। रोबर्टो सिल्वा फेवेला का बेताज बादशाह था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि ब्राजील सरकार और वहां की पुलिस भी उसके इलाकों में दखल देने से बचती थी। बॉक्स के पीछे चल रहे 2 लोगों में से एक ने दूसरे से पूछा, तुम रॉबर्टो को कैसे जानते हो? तेजा के सवाल पर जसविंदर ने हल्का मुस्कुराते हुए तेजा की ओर देखा, मानो उसकी यादों के पन्ने पलट रहे हों। तुम इसे देखोगे तो पहचान जाओगे तेजा। विल्सन ब्रदर्स के आइलैंड में जब हमने रेड मारी थी तब ये हमारे साथ था। जब विल्सन ब्रदर्स के आइलैंड पर हमला करना था तब किसी ने मुझे रॉबर्टो के बारे में बताया था। रॉबर्टो को टॉम से अपना हिसाब चुकाना था, इसीलिए मैंने उसे अपनी टीम में शामिल किया था। तेजा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो रॉबर्टो को टॉम से क्या दुश्मनी थी? ये यहाँ ब्राजील में, वो टॉम वहाँ अमेरिका के टेक्सास में। तेजा के सवाल पर जसविंदर की आवाज में गहराई और एक अनजानी चुभन उतर आई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, मानो किसी भूली हुई दास्तां के पन्ने फिर से पलट रहे हों। कभी फेवेला के कुछ लड़के विल्सन ब्रदर्स के शिप से कुछ मामूली चीजें चुराकर यहाँ वापस आ गए थे, लेकिन वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। टॉम ने इस गलती का बदला कुछ इस तरह लिया कि वो दिन फेवेला की हर गली, हर कोने में आज भी सिरहन बनकर गूंजता है। उस दरिंदे ने बिना किसी चेतावनी के इस स्लम पर मौत का साया डाल दिया। उसने न सिर्फ रॉबर्टो के आदमियों को बल्कि मासूम औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं। उसकी दरिंदगी की कहानी तब लिखी गई थी जब उसने इस पूरे इलाके को खून और आग में झोंक दिया था। फेवेला की गलियों में जिंदा जलते हुए घरों का धुआं और सड़क पर लाशों का ढेर ऐसा था जिसे देख रॉबर्टो तक हिल गया।
टॉम ने सिर्फ जाने नहीं ली, उसने उम्मीदें, घर और इंसानियत तक को खत्म कर दिया। और तभी रॉबर्टो ने कसम खाई, टॉम को मिटा देगा, उसके नाम को इस धरती से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जब मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ, मैंने रॉबर्टो को वो मौका दिया जो वो हर रोज खोज रहा था। हमने मिलकर टॉम की कहानी का आखिरी पन्ना भी फाड़ दिया। वो दिन ऐसा था जब रॉबर्टो ने टॉम का सिर काटते हुए एक वीडियो बनाया और उस सिर को लेकर फेवेला के बीच आ गया, जहां लोग पहले से ही उसे एक नेता मानते थे। उस दिन उन्होंने उसे एक मसीहा बना दिया। रॉबर्टो का नाम उस दिन से फेवेला के हर दिल में हमेशा के लिए गूंजने लगा। वो वीडियो इस इलाके के लिए न्याय का प्रतीक बन गया। लोग उसे ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगे जिसने न केवल अपने लोगों का बदला लिया, बल्कि टॉम जैसे दरिंदे को दिखा दिया कि ये इलाका किसी का गुलाम नहीं है। और हाँ, रॉबर्टो उस दिन से मेरा कर्जदार है और इस कर्ज को चुकाने के लिए वो आज भी हर वक्त मेरी एक आवाज का इंतजार करता है। तेजा ये सब सुनकर न केवल हैरान था, बल्कि उसकी आंखों में एक डर और इज्जत का मिला-जुला भाव था। जसविंदर के चेहरे पर अभी भी पहले जैसी गंभीरता बनी रही। तेजा ये सुनकर थोड़ा हैरान था। गिल के डिगबोई वाले ऑयल फील्ड में टॉम ने रॉकेट से हमला करवाया था। बदले में ध्रुव ने जसविंदर और तेजा को टॉम का काम तमाम करने का जिम्मा दिया था। और जसविंदर के इतना बताने के बाद भी तेजा रॉबर्टो को पहचान नहीं पा रहा था। उस रात बहुत से मोर्चों पर एक साथ हमला हुआ था, इसलिए तेजा किसी दूसरी जगह था। तेजा ने फिर से पूछा, और अब क्या वो भरोसे के लायक है? जसविंदर ने सिर हिलाया और हल्का हंसते हुए कहा, रॉबर्टो के साथ एक नियम है, जब तक तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना, उसका स्वागत हमेशा अलग होता है। ये सुनकर तेजा ने भौहें उठाते हुए पूछा, मतलब? जसविंदर ने गहरी सांस ली। आज रात हम यहीं रुकेंगे। रॉबर्टो हमारा शानदार स्वागत करेगा, लेकिन वो ड्रग्स और लड़कियां जरूर ऑफर करेगा। तुम साफ मना कर देना। और तुम? जसविंदर के चेहरे पर गंभीरता लौट आई। ये रियो है तेजा, यहाँ बच्चे ड्रग्स लेते हैं। मैं दोस्ती के नाते थोड़ा लूंगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए होगा। तुम अलर्ट रहना। फेवेला की हर गली में खतरा है। रॉबर्टो पर भरोसा है, लेकिन उसकी दुनिया से सावधान रहना पड़ता है। तेजा ने गहरी सांस लेते हुए हामी भरी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत कदम उठाऊंगा। जसविंदर ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। यही मैं चाहता हूँ। चलो, रॉबर्टो इंतजार कर रहा है। दोनों स्लम के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते जा रहे थे। चारों ओर अजीब सी निगाहें उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। तेजा के हाथ अपने आप कमर पर बंधी पिस्तौल की ओर चले जा रहे थे, लेकिन जसविंदर ने उसे रोक दिया। याद रखो, यहाँ ताकत से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। सामने रॉबर्टो का ठिकाना था। तेजा ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। आज की रात उनके लिए काफी लंबी और चैलेंजिंग होने वाली थी। क्यूबा के ब्लाइंड फोर्स के ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण और गंभीर था। भारी सुरक्षा वाले इस ऑफिस के भीतर खुफिया एजेंट्स अपने अपने काम में लगे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा ग्राफ्स चल रहे थे। ऑफिस के एक कमरे में एक एजेंट अपने सुपरवाइजर को ब्रीफ दे रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन सधी हुई थी। गिल रेयर अर्थ ग्रुप की फैसिलिटीज से 6 बड़े लकड़ी के बॉक्सेस निकाले गए थे। सभी बॉक्सेस को अलग अलग लोकेशन पर भेजा गया है। हमारे सैटेलाइट्स ने इस मूवमेंट को ट्रैक किया है, लेकिन किसी भी लोकेशन का सटीक डेटा हासिल करना मुश्किल हो रहा है। सुपरवाइजर ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए सवाल किया, क्या हमें ये मालूम है कि बॉक्सेस में क्या है? जवाब में एजेंट ने सिर हिलाया। नहीं सर, लेकिन इतना साफ है कि ये कोई आम चीज नहीं है। गिल रेयर अर्थ ग्रुप के पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो केवल हाई लेवल मिनरल्स और दुर्लभ मटेरियल्स पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन बॉक्सेस में कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके पूरे ऑपरेशन को बदल कर रख दे। सुपरवाइजर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर सवाल किया, क्या लोकेशन के बारे में कोई और जानकारी है? सर, हमने एक ट्रक मूवमेंट को ट्रैक किया है। इन बॉक्सेस को अलग अलग गाड़ियों के जरिए ले जाया गया। 3 ट्रक्स क्यूबा के उत्तरी हिस्से के लिए निकले हैं, जबकि बाकी के 3 बॉक्सेस को समुद्र के रास्ते भेजा गया है। हमारे लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ पहुंचे हैं। एजेंट ने एक फोल्डर खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें और दस्तावेज निकालकर मेज पर रखे। सुपरवाइजर ने गंभीर निगाहों से डॉक्यूमेंट्स को देखा और धीरे धीरे बोला, गिल रेयर अर्थ ग्रुप जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उतना ही ज्यादा चालाक भी। ये लोग बिना कारण इतनी अलर्टनेस नहीं बरतते। हमें पूरी ताकत झोंकनी होगी ताकि इसे सुलझाया जा सके। एजेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, हमने फील्ड ऑपरेटिव्स को उन लोकेशंस के करीब भेज दिया है जहां हमने उनके मूवमेंट्स देखे थे, लेकिन अब तक उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। सुपरवाइजर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, ट्रांसपोर्ट्स और गिल रेयर अर्थ ग्रुप के हर आदमी पर नजर रखो। अगर हमें इस खेल में पीछे रहना पड़ा तो इसका नतीजा बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमेरिका और रूस दोनों नजर रख रहे हैं।
एजेंट ने अपनी नोटबुक बंद की और तुरंत बाहर निकल गया। कमरे में अब भी वही तनाव भरी खामोशी थी। सुपरवाइजर ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद में बड़बड़ाया, गिल रेयर अर्थ ग्रुप ये सिर्फ एक मिनरल्स का मामला नहीं है, ये कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। हमें इसका हिस्सा बनना होगा या इसे खत्म करना होगा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और दूर से आती सायरन की आवाज इस तनाव को और गहरा बना रही थी। रोबर्टो सिल्वा अपने ठिकाने के बाहर खड़ा जसविंदर का इंतजार कर रहा था। वो एक काले सूट में था जो उसके नॉर्मल लुक से बिल्कुल अलग था। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कई लाइंस खड़ी थी। उन सभी के हाथों में सबसे एडवांस्ड हथियार चमक रहे थे। जैसे ही लोग बॉक्स लेकर उसके पास पहुंचे, रोबर्टो ने आगे बढ़कर बॉक्स पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में खतरे की एक गहरी चमक थी। आसपास खड़े लोग खुसर फुसर कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस बॉक्स में क्या है, लेकिन सबको एहसास हो गया था कि ये कोई मामूली चीज नहीं थी। कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। ये क्या हो सकता है? शायद कोई नया हथियार। नहीं, मैंने सुना कुछ खतरनाक है। रोबर्टो ने इशारा किया और उसके आदमियों ने बॉक्स को उसके ठिकाने के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, भीड़ ने एक गहरी सांस ली और हलचल फिर से शुरू हो गई। रोबर्टो की निगाहें उस बॉक्स से हटकर पीछे से आते तेजा और जसविंदर पर टिक गई। रोबर्टो ने हल्की मुस्कान के साथ उनके वेलकम के लिए आगे बढ़कर उनकी ओर देखा और जसविंदर को देखकर खुशी से चीखता हुआ बोला, जसविंदर मेरे दोस्त, वेलकम टू रियो। रोबर्टो की आवाज ऐसी थी जैसे बादल फट रहे हों, दमदार और खराश भरी, और उसका चेहरा देखने से काफी सख्त और खूंखार लग रहा था। जसविंदर को देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई गुस्सैल इंसान जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा। फिर उसने अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखकर कहा, मेरा दोस्त आया है इंडिया से, आज रात भर जश्न होगा। फिर पास खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर जोरदार आवाज में बोला, ध्यान रहे किसी चीज की कोई कमी ना रहे। लड़कियां मुस्कुराईं और तुरंत तैयारी में लग गईं। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रोबर्टो ने जसविंदर के करीब जाकर धीरे से पूछा, इतने बड़े बॉक्स में क्या लाए हो? जसविंदर ने हंसते हुए उसकी आंखों में देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, डायनासोर का अंडा लाया हूँ, बहुत हिफाजत से रखना होगा। रोबर्टो का दिमाग जसविंदर के जोक को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वैसे भी रोबर्टो से कोई मजाक नहीं करता था, इसलिए रोबर्टो की कुछ समझ में नहीं आया। उसने जसविंदर को हैरानी से देखा। जसविंदर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, पर तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। इतना कहते हुए जसविंदर ने अपने बैग से एक टेवर TAR-21 राइफल निकाली। जैसे ही उसने ये राइफल रोबर्टो की तरफ बढ़ाई, रोबर्टो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके कठोर और सख्त चेहरे पर अचानक खुशी, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दिखाई देने लगे। वो आगे बढ़ा, जसविंदर के हाथों से राइफल ली और उसे ध्यान से देखने लगा। टेवर TAR-21 इजराइल में बनी एक एडवांस किस्म की असॉल्ट राइफल थी, जिसे खास तौर पर अर्बन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया था। इसका बुलपअप डिजाइन इसे दुनिया की सभी राइफल से अलग बनाता था। इसमें ट्रिगर असेंबली के पीछे मैगजीन और फायरिंग मैकेनिज्म लगाया गया था, जिससे ज्यादा कॉम्पैक्ट और इफेक्टिव बन जाती थी। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन, तेज रीलोडिंग कैपेसिटी और कम जगहों में बेहतरीन हैंडलिंग इसे घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में लड़ाई के लिए परफेक्ट बनाती थी। इसमें ऑप्टिकल साइट्स के लिए माउंटिंग और लो लाइट ऑपरेशंस के लिए एडवांस फीचर्स दिए गए थे, जो इसे दिन और रात दोनों में काम करने के लिए सटीक बनाते थे। जैसे ही रोबर्टो ने TAR-21 राइफल को उठाया, उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर खुशी और फिर एक वायलेंट सैटिस्फैक्शन नजर आने लगा। उसने राइफल को अपने हाथों में घुमाते हुए उसके वजन को महसूस किया और बटन और ट्रिगर की जांच की। फिर राइफल को अलग अलग एंगल से पकड़कर खुशी से बोला, जसविंदर, ये तो कमाल की चीज है, इजराइल की बनी शहरी इलाकों में जंग के लिए। मैं इसे अपने पुराने दुश्मनों पर आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसने राइफल को हवा में उठाया और उसके बैरल को ध्यान से देखा, जैसे कोई जौहरी किसी कीमती हीरे की जांच करता हो। इससे तो मैं किसी भी संकरी गली में अपने दुश्मन को मार गिरा सकता हूँ। ये मेरी नई पसंद बन गई है। फिर उसने जसविंदर की ओर देखा और जोश में कहा, तुम्हारा तोहफा हमेशा मेरी उम्मीदों से बड़ा होता है। पिछली बार टॉम का काम तमाम करने के बाद अब ये तुमने मुझे फिर से सरप्राइज किया है। जिस पर जसविंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ एक दोस्ती का इशारा है रोबर्टो, लेकिन याद रखना, ये राइफल का इस्तेमाल तभी करना जब सच में इसकी जरूरत हो। ये केवल एक हथियार नहीं है, ये एक ताकत है। रोबर्टो ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई, जो साफ दिखा रही थी कि उसके दिमाग में कई प्लानिंग पहले ही बन चुकी थी। उसने राइफल को अपने बॉडीगार्ड्स को दिखाने के लिए हवा में घुमाया और कहा, देख लो, ये है असली ताकत। आज रात जश्न का एक और कारण मिल गया।
अब जश्न इस राइफल जितना ही शानदार होगा। फावेला की अंधेरी गलियों में रोबर्टो का शोर और उसके बॉडीगार्ड्स की तालियों की गूंज एक अजीब सन्नाटा तोड़ रही थी। राइफल अब रोबर्टो के हाथ में थी और शायद ये किसी नई मुसीबत का आगाज था। आज की रात ब्राजीलियन स्टाइल में मेरे दोस्त का स्वागत करो। चारों ओर तालियां बजने लगी, संगीत तेज हो गया और शराब के ग्लास भरने लगे। फावेला का अंधेरा अब रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगा। जसविंदर ने तेजा की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। तेजा ने आसपास की लोकेशन का जायजा लिया और जसविंदर के कान में धीरे से कहा, यहाँ कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है। जसविंदर मुस्कुराया और जवाब दिया, यही तो मजा है तेजा, यहाँ रॉबर्टो का राज चलता है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी परमिशन के बिना यहाँ फटक भी सके। पर फिर भी तुम सतर्क रहना। रोबर्टो ने उन्हें अंदर बुलाया जहां पार्टी शुरू होने वाली थी। एक तरफ ब्राजील में ग्रैंड पार्टी शुरू होने वाली थी, उधर क्यूबा के ब्लाइंड फोर्स ऑफिस का माहौल सीरियस था। टेबल पर ढेर सारे फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। कमरे के बीचों बीच रखी लंबी लकड़ी की टेबल पर कुछ ऑफिसर्स और एजेंट्स झुके हुए थे। मेन ऑफिसर, जो अपने तीखे तेवर और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था, उसने मेज पर पड़े ढेर सारे फोटोग्राफ्स में से एक को उठाया। उसकी उंगलियां फोटोग्राफ के किनारों को रगड़ते हुए ये जताती कि वो कुछ बड़ा सोच रहा है। देखो, बाकी के सारे बॉक्सेस ये सिर्फ एक चाल है। कंफ्यूजन फैलाने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर भेजे गए होंगे, लेकिन असली चीज सिर्फ एक बॉक्स में है और मुझे लगता है कि वो बॉक्स इन्हीं के पास है। उसने फोटोग्राफ को सभी की ओर घुमाते हुए कहा। तस्वीर में जसविंदर और तेजा का चेहरा साफ दिख रहा था। दोनों की तस्वीर किसी सीक्रेट कैमरे से ली गई थी। दोनों लकड़ी के बड़े बॉक्स को ट्रक में लोड करवा रहे थे। इन दोनों को देखो, ये भारतीय हैं, इन्हें पहचानो। ये कौन है? इनके बारे में सब कुछ निकालो। लेकिन एक बात तय है, ये जो लेकर गए हैं वही असली चीज है। सर, हमारे एक कांटेक्ट ने कंफर्म किया है, ये दोनों ब्राजील गए हैं बॉक्सेस के साथ। मेन ऑफिस के जसविंदर और तेजा के बारे में पूछने पर उसके एक एजेंट ने कहा, जिस पर ऑफिसर ने तीखी नजरों से एजेंट की ओर देखा और पूछा, ब्राजील? वहाँ कहाँ? एजेंट ने स्क्रीन पर कुछ डेटा अपलोड करते हुए कहा, रियो दे जनेरो सर, और ये फेलवा स्लम है। वहाँ के लोकल सोर्सेज ने खबर दी है कि बॉक्स को स्लम के सबसे बड़े डॉन रॉबर्टो सिल्वा के पास ले जाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फेवेला स्लम का नाम सुनते ही सभी की भौहें तन गई। उस जगह के बारे में सभी जानते थे कि वहां घुसना किसी बैटलफील्ड में घुसने से कम नहीं है। रॉबर्टो सिल्वा, तो यही कड़ी है। अब समझ आता है कि उन्होंने ब्राजील क्यों चुना। सिल्वा का किला फेवेला में है और वो उस जगह को किसी अभेद्य किले की तरह चलाता है, जहां कोई जबरदस्ती जा ही नहीं सकता। एक और ऑफिसर ने बीच में कहा, सर, हमें तुरंत अपनी टीम वहां भेजनी होगी। अगर वो लोग सिल्वा के अड्डे पर हैं तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें कैसे भी वो बॉक्स वापस लेना है। हमें किसी भी कीमत में वो बॉक्स भारत पहुंचने नहीं देना है। मेन ऑफिसर ने सिर हिलाते हुए बोला, तुरंत ऑपरेशन शुरू करो, हमारी टीम तैयार करो और सिल्वा की हर हरकत पर नजर रखो। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। सभी एजेंट्स तेजी से अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। मॉनिटर्स पर ब्राजील के फेवेला स्लम की तस्वीरें और लाइव फीड दिखाई देने लगी। मेन ऑफिसर ने धीरे से फोटोग्राफ को टेबल पर वापस रखते हुए कहा, ये बॉक्स, इसकी वजह से दुनिया का संतुलन बदल सकता है। इसे भारत पहुंचने से रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। कमरे में हल्की सरसराहट के बीच सबकी आंखें मॉनिटर पर टिक गईं, जहां स्लम के खतरनाक रास्ते और रोबर्टो सिल्वा का अड्डा दिख रहा था। वहीं अपने अड्डे में रोबर्टो ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए जसविंदर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शक और क्यूरियोसिटी का मेल साफ झलक रहा था। वो धीमे कदमों से उस बड़े लकड़ी के बॉक्स की तरफ बढ़ा। उसके चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स ने चौकसी बढ़ा दी थी, मानो उन्हें अंदेशा हो कि इस बॉक्स में कुछ बेहद खतरनाक हो सकता है। जसविंदर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर इतने बड़े बॉक्स को अपने ठिकाने पर रखना, ये जानने के बाद कि इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, थोड़ा रिस्की तो है। आखिर इसमें है क्या? जसविंदर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सही कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता। ये सुनकर रोबर्टो के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। उसने अपनी नजर जसविंदर के चेहरे पर टिकाई और बोला, तुम नहीं जानते? फिर इसे यहाँ क्यों लाए हो? जिस पर जसविंदर ने उसे समझाते हुए कहा, रॉबर्टो सुनो, कई सौ साल पहले एक मीटियोर पृथ्वी पर गिरा था। उस टकराव से एक बेहद अनोखा पत्थर बना। इसे एक्सोथर्मल गैलेनाइट कहा जा रहा है। ये पत्थर कितना रेयर और कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा किसी को नहीं, लेकिन दुनिया की हर बड़ी ताकत इस पर हाथ जमाना चाहती है। रोबर्टो ने अपनी भौहें चढ़ाई और बॉक्स के चारों ओर एक बार फिर नजर दौड़ाते हुए पूछा, तो ये पत्थर यहाँ क्यों है और तुम इसे इंडिया क्यों ले जाना चाहते हो?
इसे इंडिया ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां हम इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन असली चुनौती है इसे वहां तक ले जाना। रास्ते में रूस, अमेरिका और शायद बाकी के पावर हंग्री लोग इसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे तब तक दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर रखा जाए। और रॉबर्टो, तुम्हारा अड्डा मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ किसी का पहुंच पाना आसान नहीं है। जसविंदर की बात सुनकर रॉबर्टो ने जोरदार ठहाका लगाया। तुमने सही सोचा दोस्त, ये जगह मेरे अलावा किसी के लिए सेफ नहीं है। लेकिन ये पत्थर, ये सच में क्या कर सकता है? रॉबर्टो के सवाल पर जसविंदर ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि ये किसी नई एनर्जी का सोर्स हो सकता है ये किसी खतरनाक हथियार का हिस्सा बने। पर एक बात साफ है, ये पत्थर पावर का सिंबल है। जो इसे पालेगा वो पूरी दुनिया के खेल को बदल सकता है। रॉबर्टो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो तुरंत बॉक्स के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हो गए। ठीक है जसविंदर, ये बॉक्स यहाँ तब तक रहेगा जब तक तुम्हें जरूरत है। अगर कोई इसे लेने आया तो उसे मेरी बंदूक का सामना करना पड़ेगा। जसविंदर मुस्कुराया और धीमे से बोला, इसीलिए तो इसे यहाँ लाया हूँ। तुम्हारे रहते इसे कोई छू भी नहीं सकता। रॉबर्टो ने सिर हिलाया और बॉक्स पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी तक तो कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और यही कारण है कि हम सब यहाँ हैं। हमारे पास समय कम है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी। गिल रेयर अर्थ ग्रुप ने इस एलिमेंट को दुनिया के सबसे पावर हंग्री लोगों से बचाते हुए इस पर रिसर्च करने के लिए हम पर भरोसा किया है। हमें इस पर रिसर्च करके साबित करना होगा कि ये केवल एक मिनरल नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान भी है। उस यंग रिसर्चर के सवाल पर डॉक्टर सिन्हा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फिर सभी की ओर देखकर कहा, इस कमरे में बैठे हर शख्स का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही भारी है। हमें सावधानी से काम करना होगा। इस शोध की जानकारी बाहरी दुनिया तक नहीं जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर जिम्मेदारी का भार साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं थी, ये मानवता के भविष्य को फिर से लिखने का मौका था। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम काम शुरू करें और याद रखें, हमारे पास न केवल विज्ञान बल्कि गिल रेयर अर्थ ग्रुप की उम्मीदें भी हैं। हमें इस पर खरा उतरना होगा। कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया और इसी के साथ रिसर्च की पहली स्टेज शुरू हो गई थी। उधर ब्राजील में रात के अंधेरे में ब्लाइंड फोर्स की गाड़ियों का काफिला रियो डी जेनेरो के हाईवे पर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ये कोई साधारण काफिला नहीं था। 3 हिस्सों में बटी इस टीम में लगभग 900 लोग शामिल थे, जो मॉडर्न वॉर टेक्निक और एडवांस्ड हथियारों से लैस थे। उनके पास दुनिया की सबसे घातक राइफलें, नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सबसे एडवांस तरीके थे। इस मिशन को साउथ अमेरिका के कुछ सबसे घातक ऑपरेटिव्स लीड कर रहे थे। टीम का कॉन्फिडेंस, उनकी रणनीति और उनकी ताकत सब उफान पर था। कमांडर डेविड लोरेंजो अपने व्हीकल के अंदर बैठा इलाके के नक्शे पर अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहा था। लोरेंजो ने अपने रेडियो पर टीम लीडर्स को निर्देश देते हुए कहा, टीम उनो, तुम रॉबर्टो के किले के मेन डोर की ओर से जाओगे। तुम्हारा काम गार्ड्स का ध्यान भटकाना है। टीम ब्रावो, तुम लोग स्लम के पश्चिमी हिस्से से अंदर घुसोगे। टीम चार्ली, तुम किले के पीछे से चढ़ाई करोगे। याद रहे, ये एक साइलेंट ऑपरेशन होना चाहिए। अगर फायरिंग हुई तो हमारी पोजीशन खुल जाएगी। रेडियो पर जवाब आया, कॉपी सर, टीम्स अपनी जगह पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। तभी लोरेंजो ने अपने ड्राइवर से कहा, स्पीड कम करो, हमें भीड़ में घुलने मिलने की जरूरत है। हम आम लोगों की तरह दिखने चाहिए, किसी को ये ना लगे कि हम अलग हैं। इधर लोरेंजो निकल चुका था, उधर दूसरी तरफ ध्रुव के पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। ध्रुव ने एक्सोथर्मल गैलेनाइट को सेफली लाने के लिए कर्नल रंजीत को तैनात किया था। कर्नल रंजीत की टीम में दुनिया के बेस्ट कमांडो और एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे। उनके एक्सपीरियंसेस और अग्रेसिव तेवर हमेशा से ध्रुव के लिए एक मजबूत सहारा रहे थे। तभी फोन पर ध्रुव की गंभीर आवाज सुनाई दी। हाँ कर्नल, बोलिए। जवाब में कर्नल की बेफिक्र आवाज सुनाई दी। ध्रुव, हमें अभी अभी एक अलर्ट मिला है। हमारी मॉनिटरिंग टीम ने देखा है कि रियो के हाईवे पर कुछ संदिग्ध गाड़ियां फेवेला स्लम की तरफ जा रही हैं। ध्रुव ने कुछ पल के लिए सोचा, उसके माथे पर शिकन गहरी हो गई। गाड़ियां कितनी है? करीब 25-30 गाड़ियां दिख रही हैं, पर हो सकता है और भी हों। सब अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई हैं। ये किसी आम काफिले का हिस्सा नहीं लग रही हैं। उनकी चालाकी को देखकर लगता है कि वे किसी बड़े मिशन पर हैं और उनका डेस्टिनेशन सीधा फेवेला की ओर है। ध्रुव के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। ये लोग कौन हो सकते हैं कर्नल? अभी पक्की जानकारी के बिना मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। गिल रेयर अर्थ ग्रुप जहाँ भी काम करता है, दुनिया के पावर हंग्री लोग अपने आप ही वहाँ पहुँच जाते हैं।
और आज के जमाने में इंफॉर्मेशन को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया है। ये लोग जो भी हैं, उनकी रणनीति और काम करने का तरीका काफी प्रोफेशनल है, जिससे मुझे यही लग रहा है वे किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई शक न कर सके। ध्रुव ने गहरी सांस ली और तुरंत कर्नल को ऑर्डर दिया। कर्नल, जसविंदर और तेजा वहां पर हैं। मैं नहीं चाहता कि इस ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो। क्या हमारे पास उन्हें सपोर्ट करने का कोई ऑप्शन है? हमारे पास एक टीम स्टैंड बाय पर है। ये टीम किसी को फेवेला स्लम के आसपास फटकने भी नहीं देगी, लेकिन अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर में आ जाएंगे। इससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। ध्रुव ने फोन को एक पल के लिए होल्ड पर रखा और अपने ऑफिस के वॉर रूम की तरफ देखा, जहां उनकी निजी इंटेलिजेंस टीम बैठी थी। कर्नल, जसविंदर और तेजा से कांटेक्ट कीजिए। उन्हें अलर्ट कीजिए कि वो रॉबर्टो के ठिकाने पर सिक्योरिटी को और मजबूत कर दें, और साथ ही हमें पता करना होगा ये लोग कौन हैं और क्या ये वाकई हमारे पीछे आ रहे हैं, और ये भी कि वो लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। और ध्रुव, अगर हमें इंटरफेयर करना पड़ा तो क्या गिल फैमिली इसे इंटरनेशनल प्रेशर या क्राइसिस से बचा लेगी? कर्नल के सवाल पर ध्रुव ने एक सख्त और शांत आवाज में जवाब दिया। कर्नल, हम ये ऑपरेशन बिना कोई निशान छोड़े करेंगे। अभी के लिए जसविंदर को सतर्क करना और हमारी टीम को तैयार रखना प्रायोरिटी है। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे शतरंज के खेल में अगला कदम भी तैयार होगा। फोन कटने के बाद ध्रुव ने अपनी टीम को देखा और कहा, अब से हर मूव ट्रैक किया जाएगा। ये हमारा मिशन है और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड फोर्स के हर कदम पर हमारी नजर होनी चाहिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने हामी भरी और कुछ ही पलों में वॉर रूम की स्क्रीन पर रियो डी जेनेरो और फवेला स्लम का लाइव फीड दिखने लगा। वहीं दूसरी तरफ फवेला स्लम का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। संकरी गलियों में रोशनी की झालरें लगी थीं और हर तरफ म्यूजिक की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। स्लम में इस तरह की पार्टी अक्सर होती रहती थी, लेकिन आज का जश्न कुछ अलग था। रॉबर्टो सिल्वा ने अपने आदमियों को पूरे स्लम में तैनात कर रखा था। वो जानता था कि ऐसे मौकों पर खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन उसकी सोच ये थी कि जश्न के शोर में किसी भी तरह के खतरे को दबाया जा सकता है। रॉबर्टो के किले के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिन पर स्पॉटलाइट्स और गार्ड्स तैनात थे। ये जगह किसी किले से कम नहीं थी। वहीं अंदर रॉबर्टो अपने मेहमानों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस लकड़ी के बड़े बॉक्स की तरफ जा रही थीं जिसे जसविंदर साथ लाया था। इधर ब्लाइंड फोर्स ने अपनी गाड़ियां स्लम के बाहरी इलाकों में रोक दी। वहां से उन्होंने पैदल चलकर ऑपरेशन को अंजाम देने का प्लान बनाया हुआ था। हर ग्रुप के पास स्लम के नक्शे थे। जिस जगह से वो लोग पैदल चलकर जा रहे थे वहां से फवेला करीब 1 किलोमीटर दूर था और फवेला के अंदर से रॉबर्टो के किले तक पहुंचने में करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी। लोरेंजो ने टीम्स को एक अंतिम मैसेज दिया। ध्यान रहे, हमारा टारगेट एक बॉक्स है। इसे हासिल करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखना कि रॉबर्टो के लोग और उसकी जगह दोनों खतरनाक हैं। उन्हें हल्के में मत लेना। टीम अल्फा ने स्लम की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जश्न के माहौल में घुलने मिलने के लिए वो लोग नॉर्मल कपड़ों में थे। वहीं इस जगह से कुछ दूरी पर कर्नल रंजीत ने भी जसविंदर और तेजा के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था और तेजा को भी आते हुए खतरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। ब्लाइंड फोर्सेस के एक सिपाही ने मजाकिया अंदाज में कहा, ये जगह तो पूरी तरह से मछली बाजार जैसी है। लगता है हमें शोर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोरेंजो ने उसे तुरंत डांटा। ध्यान रखो, ये फेवेला है। यहाँ खतरा हर कोने में छुपा है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है।